टॉपिक से आ गए थे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो वाले फैक्टर्स इनको अवॉइड कर सकते हैं। अब वो कौन से फैक्टर होंगे? वो कह रहा है कि देखा गया कि कुछ फैक्टर्स थे ना, वो एक्यूट फेज रिस्पॉन्स टू इंजरी को ज्यादा कर देते, प्रोलॉन्ग कर देते थे, खत्म भी नहीं होने देते थे और पेशेंट को कैटाबोलिक स्टेट में रखते थे लंबे अरसे तक। हमने उन फैक्टर को आइडेंटिफाई किया। वो थे एनेस्थीसिया, डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन, कोई क्रोनिक डिजीज, एक्यूट मेडिकल इलनेस और कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये वाली सारी चीजें थी। फिर हमने कोशिश शुरू की कि इनको कंट्रोल किया जाए, इनको अवॉइड किया जाए ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर होकर अपने घर जाए। ठीक है। फिर वॉल्यूम लॉस की बात करता है। बारी बारी ना सारे अवॉइडेबल फैक्टर्स की बात है। वॉल्यूम लॉस वो कंपनसेट कर सकते हैं ना कि पेशेंट में जैसे ही हैमरेज होता है ना, तो पेशेंट के जो बैरो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं वो एडीएच को बनवाते हैं ब्रेन से। एडीएच जाके वाटर को ज्यादा से ज्यादा किडनी से रीअब्सॉर्ब करवाते हैं, क्योंकि हमने फ्लूइड रिटेंशन करवानी है। फ्लूइड लॉस हो चुका है बॉडी हाइपोवोलीमिया में, तो एडीएच आ जाता है। फिर किडनी खुद भी इस चीज को जो है ना वो समझ जाता है कि भाई फ्लूइड लॉस हो चुका है, वो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन, अब एल्डोस्टेरोन एडीएच दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों ही, एल्डोस्टेरोन मेनली सोडियम को और उसकी वजह से वाटर, और एडीएच मेनली वाटर को रिटेन करवाना शुरू कर देगा। तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो रही है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप रिससिटेट कर दो ना सलाइन रिच फ्लूइड के साथ, तो ये ज्यादा मसला हो सकता है। ठीक है। और इतना ज्यादा जब सॉल्ट आएगा तो उतना ही वाटर आएगा, इस वजह से एडीमा, पेरिफेरल विसरल एडीमा डेवलप हो सकता है। और ये विसरल एडीमा अगर स्टमक में डेवलप होता है तो गैस्ट्रिक एम्पटाइन को डिले करता है। अब हम तो पेशेंट को चाहते हैं ज्यादा न्यूट्रिशन मिले, उसकी एम्पटाइन डिले होगी, उसको न्यूट्रिशन और कम मिलेगी, तो इससे भी उसका स्टे प्रोलॉन्ग होगा। तो ये चीज का भी ख्याल रखना है कि उसको रिससिटेट एक तो मॉडरेट देनी है, जरूरत से ज्यादा नहीं देनी, दूसरा उसको फ्लूइड सोच समझ के चूज करना है। फिर हाइपोथर्मिया आ जाता है। हाइपोथर्मिया से भी देखा गया, जैसे हमने कहा कि वॉल्यूम लॉस जो है हम अपनी तरफ से रिससिटेट करते हैं, लेकिन पेशेंट का स्टे प्रोलॉन्ग हो जाता है हॉस्पिटल में। तो हाइपोथर्मिया से भी देखा गया कि हाइपोथर्मिया जब होते हैं ना, तो पेशेंट की बॉडी स्टेरॉइड और कैटाकोलामिन बनाती है। तो अगर ये स्टेरॉइड और कैटाकोलामिन बनेंगे ना, ये कैटाबोलिज्म को फर्दर इंक्रीज करेंगे। जब कैटाबोलिक स्टेट इतनी लंबी चलेगी तो पेशेंट का एनाबोलिक स्टेट कब शुरू होगी? वो तो लेट शुरू होगी ना, रिकवरी लेट होगी, पेशेंट लेट डिस्चार्ज होगा। ठीक है। तो फिर ये देखा गया कि अगर आप हाइपोथर्मिया को ही प्रिवेंट करो, अच्छे से पेशेंट को नॉर्मोथर्मिया में रखो, तो फिर जल्दी रिकवर कर जाता है। टिश्यू एडिमा, जब सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होती है, जो वैसेज हैं उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। जितने भी फ्लूइड हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज, ये सारे बाहर टिश्यू में आना शुरू हो जाते हैं, इंटरस्टिशियम में आ जाते हैं वैसेज को छोड़ के। उस वजह से एक तो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन खराब, मतलब ऑक्सीजन ने ब्लड वैसे से निकलना था, इंटरस्टिशियम से गुजरना था, फिर टिश्यू सेल तक पहुंचना था। अब रास्ते में इतना चीजें जमा होगी, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कम हो जाएगी, टिश्यू जो है वो हाइपोक्सिया में जाना शुरू हो जाएगा, रीनल फंक्शन भी इंपेयर होना शुरू हो जाएगा, इंट्रासेलुलर वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इंटरस्टिशियम का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से भी क्या होगा? एक्सेस सेल इंटरसेल वॉल्यूम गड़बड़ हो जाएगा, टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिलेगी, रिकवरी लेट, प्रोलॉन्ग स्टे। अवॉइड कर सकते हैं ना इस फैक्टर को भी। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कि पेशेंट को इतने ज्यादा रिससिटेट ना करें कि उसका फ्लूइड ओवरलोड होके एडिमा करवा दे। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू अंडर परफ्यूजन, जो यूजली वेसल की एंडोथेलियम होती है ना, वो अपनी टोन को कंट्रोल कर रही होती है कि मैंने वैजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है या वैजो डायरेक्शन, मतलब थोड़ा बहुत उसका कंट्रोल होता है। ठीक है। जब एंडोथेलियल एक्टिवेशन हो जाए, एक्सेसिवली एक्टिवेशन हो जाए, जैसे इंजरी के केस में होती है, तो फिर फर्दर क्या हो जाएगा? सेलुलर हाइपोक्सिया शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह से आपने देखा ना हाइपोक्सिया कैसे जनरेट हो रहा था कि वेसल जो है अपना उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मतलब पहले तो वो कंट्रोल कर रही थी अपने टोन को, लेकिन अब इंजरी होगी, उसका डैमेज होगा, एंडोथेलियल सेल इतने एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेशन जब उनकी ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या कर देगी? वो बहुत ज्यादा अपनी वेसल्स को डैमेज कर देगी। एक तो वहां पे बहुत ज्यादा एडिमा हो जाएगा, तो सब अपनी टोन बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। उस वजह से क्या होगा कि वहां पे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर की तरफ चले जाएंगे। स्टारवेशन, अब बॉडी को अगर तो पहले उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, अगर आपने उसको ग्लूकोज चाहिए अपना मेन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, अगर आप उसको अभी उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, तो एनर्जी के फौरन बाद वो अपनी ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू करेगी ग्लूकोज बनाने के लिए, फिर वो अपने मसल्स को तोड़ेगी ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। तो स्टार्वेशन जितनी देर रहेगी वो अपने ही टिश्यूज को तोड़ती रहेगी। ठीक है। तो इसीलिए अगर पेशेंट को डेक्सट्रोज दे दिया जाए, 4% डेक्सट्रोज, तो देखा गया है कि उसकी 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डे देने से हम उसकी प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोटीन को बचा सकते हैं कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस लो हो जाए, उसको हम ग्लूकोज बाइट से दे दें। ठीक है। इमोबिलिटी, इमोबिलिटी को देखा गया कि ये भी एक स्टिमुलस था मसल वेस्टिंग को इंड्यूस करवाने के लिए। लेटे रहते हैं पेशेंट, तो इसीलिए जैसे ही पेशेंट इस काबिल हो जाए चलने फिरने के, तो उसको कहना है वॉक करे, अपनी एक्टिविटीज आहिस्ता आहिस्ता शुरू करे, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाने हैं, इमोबिलिटी से को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट पे आ जाती है इनहांस रिकवरी। बहुत आसान है, अगर आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया तो इनहांस रिकवरी आप खुद लिख सकते हो कि हम क्या करना चाहिए। हमने जो है वो फास्टिंग को प्रोलॉन्ग नहीं करना, हमने उसको ज्यादा आईवी फ्लूइड्स नहीं देने, हमने उसको इमोबाइल नहीं रखना, हमने उसकी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करनी है, उसको जो है वो एक्सेसिव फीड भी नहीं करवाना, उसको सेप्सिस से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना है।
यही कुछ है ना, यही चीजें हैं जिससे हम उसकी रिकवरी इंहांस कर सकते हैं। उसको अच्छी न्यूट्रिशन देनी है, उसको इंटेरल फीडिंग करवानी है, बैलेंस डाइट देनी है, ठीक है। और दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।